तो सरकार के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके। और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से, पूर्व सैनिक जेशू एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोर देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इम्पोर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो, उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है, ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के, गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, और कोई भी आपका निर्णय जो हमारे खिलाफ है उसका हम डट के विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाइयों, जो पहले भी धरना चला था जंतर मंतर में, इसी में आकर पूरा संगठन मिलकर नहीं आया था, एक ही संगठन किया था। उसी की वजह से सरकार के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं है। इसी में अपना संख्या बल दिखाना बहुत जरूरी है, अपना सत्ता दिखाना बहुत जरूरी है, पूरा आना चाहिए। उसी टाइम ही सरकार के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नहीं होने से हम लोग अलग अलग जो संगठन लेकर अलग अलग धरना करने से कोई भी सरकार के लिए
प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी की वजह से सरकार क्या है, जो उनका काम वो कर रहे, लेकिन अपना लिए देना था वो कुछ भी नहीं दे रहे। एमएसपी के पीछे कितना साल से जो कोर्ट में केस चल रहा था, एमएसपी मिलेगा बोलकर हाई कोर्ट में केस डाल दिया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या मिला है, उधर से भी कुछ भी नहीं मिला। एमएसपी जो एमएसपी अपना लिए मिलना था वो नहीं मिला, जो किसी को नहीं मिलना था उनको मिल रहे, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और डिसेबिलिटी पेंशन का भी है, डिसेबिलिटी पेंशन का भी है, वो भी प्रॉब्लम है। जो एमएसपी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल कर लास्ट में क्या कर दिया। आप लोग 8वें वेतन में बात करो, 8वें वेतन में उसी को कुछ फैसला आने से, जजमेंट आने से अपने लिए बेनिफिट मिलना था, वो भी नहीं मिला। जो अभी सरकार क्या कर दिया, जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, 2016 का बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, 2016 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग अलग होगा बोलकर अभी एक बिल भी पास कर दिया। बोलने से एमएसपी मिला हुआ वो ज्यादा ही लेगा, जो नहीं मिला वो कम ही लेते रहेगा। सेम रैंक सेम सर्विस होने के बावजूद भी दोनों का बीच का डिफरेंस होगा, बेसिक में डिफरेंस होगा, ये समझना चाहिए। उसको 10,000 वो उसको 4,000 हमसे ज्यादा ले रहा होने से वो ज्यादा लेते रहेगा, हमारा कम है बोले से कम ही रहेगा। उसी का वजह से जो धरना में पूरा शामिल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही अपना मांग, अपना ताकत क्या है हम सरकार के लिए बता सकता है। जो ग्लेशियर में बैठा हुआ अपना भाई लोग तो उतना सर्दी में भी -डिग्री 40-60 में भी बैठकर वो उधर बैठा होगा, उसको कुछ मिलना था वो मिलेगा ही नहीं है, सरकार देगा ही नहीं। इसी तरह हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। The Pay Commission, I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission
recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008 Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which they are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government.